सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था 21 दिसंबर को। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमारे मैथ्स कंटेंट को लेके, वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस और मैं उनकी डिटेल सॉल्यूशन आपको दूंगा। साथ ही साथ अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई ट्रिक लग रही है या हमें उसे रियल एग्जाम टाइम में किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया था, एक गीतांजलि नाम की लड़की है, उसने कुछ माला बनाने के लिए मोती खरीदे थे, ठीक है। तो उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। मतलब कि जितने पैकेट है ना वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो 10 पैकेट का एक पैकेट होगा। मतलब उसमें 10 मोती होंगे एक पैकेट के अंदर और कुछ खुले मोती भी थे गीतांजलि के पास। और साथ ही साथ जो एक मोती है, एक मोती कितने का था, 50 पैसे का। इट मीन्स 1 रुपए में कितने मोती आएंगे, 2 मोती आएंगे। और आगे और दे रखा है कि 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपए कम देना पड़ता था। मतलब कि अगर वो एक पैकेट मोती खरीद रही है जो कि कितने का है, 10 रुपए का, तो उसे 1 रुपए की छूट मिल रही है। तो आगे हमें ये दे रखा है कि उसने जितने मोती खरीदे ना उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या है 2 डिजिट का, मतलब कि 2 संख्याओं का इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते ही हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इवन नंबर, वो होगा 98, क्योंकि फिर आ जाएगा 99, देन आ जाएगा 100। इट मीन्स उसने कितने मोती खरीदे, उसने खरीदे 98 मोती, मतलब कि 98 मोती, ठीक है। और आगे हमें क्या दे रखा है, इफ सी हैज गॉट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हाउ मच मनी सी हैज टू पे टू द शॉपकीपर, कि अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं मोती, टोटल मोती हैं 98, टोटल मोती है 98, है ना। इसके बाद जो एक पैकेट है मोती का उसके अंदर कितने हैं, 10। 1 पैकेट इक्वल टू 10 मोती, है ना। और 1 मोती प्राइस कितना है 0.50 पैसे। मतलब कि इट मीन्स 1 रुपए में कितने मोती आएंगे, 1 रुपीज इक्वल टू 2 मोती आ जाएंगे, है ना। ये बात आ रही है समझ। अब हमें आगे क्या दे रखा है कि अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा एक पैकेट है मोती का उसमें कितने हैं, उसमें 10 हैं, ठीक है। तो उसका रेट कितना होगा, सोच के देखिए। 10 मोती हैं और एक मोती का प्राइस कितना है 0.5, और अगर 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹5। इसका मतलब ये है कि जो एक पैकेट का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, ₹5। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि उसे 1 रुपए का कितना मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ये 1 रुपए क्या है, डिस्काउंट है। तो एक्चुअल में उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं एक पैकेट के, 4 रुपए। कितने देने पड़ रहे हैं, 4 रुपए, ठीक है। इतना आया समझ। अब आप आगे देखिए। तो ऐसे ही उसने 10-10 जो पैकेट है, 10 मोतियों के पैकेट है, ऐसे कितने पैकेट खरीदेगी वो, टोटल कितने हैं 98। अब इसी 98 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे पैकेट्स में। तो 10 मोती ये आ गए, 10 ये आ गए, 10 ये आ गए, 10 ये, 10 ये, है ना। और फिर 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, हो गए ना 90। और फिर 8 मोती कैसे बच जाएंगे, स्पेयर बच जाएंगे, मतलब कि जो पैकेट से बाहर हैं, खुले हैं, ठीक है। अब मैंने एक पैकेट का प्राइस कितना बता दिया आपको, 4 रुपए उसे देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसका भी 4 रुपए हो गया, इस वाले पैकेट का, है ना। इसका भी 4 रुपए हो गया, इसका भी 4 रुपए हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ऐसे ही सबके कितने हो गए, 4-4 रुपए, है ना। तो आपको एक बात समझ आ रही है, ये 9 पैकेट के 4 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 4 × 9 36, ठीक है। ये तो आ गया समझ आपको। 36 रुपए हो गए 9 पैकेट के। अब जो हमारा 8 मोती और बचे हैं, 8 मोती और जो खाली बचे हैं, और एक मोती का प्राइस है आधा रुपया, मतलब 50 पैसे। तो हम क्या करेंगे,
या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले तो 1 रुपए में कितने मोती आ रहे हैं? 2 मोती आ रहे हैं। 1 रुपए में 2 मोती, तो 8 मोती के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 4 रुपए और देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 40 रुपए। तो उसका राइट आंसर क्या है कि जो गीतांजलि है उसको कितने मोती और कितने पैसे देने पड़ रहे हैं टोटल? उसको 40 रुपए देने पड़ रहे हैं शॉपकीपर को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने वाला था बट इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया गया है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 the resultant is कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा। तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है इन्फिनिटी, या फिर उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्यों होता है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर कई बार ऑप्शंस में ये भी लिखा होगा इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ये दिया गया है कि हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, और कौन सी डिजिट से बनाना है? वो डिजिट है 0, 1, 4, 7, और कोई भी डिजिट को क्या करना है? रिपीट नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन से हमें नंबर दिए गए हैं? डिजिट 0, 1, 4 एंड 7, ये 4 हमें डिजिट दी गई है। ठीक है, इनसे हमें क्या बनाना है? लार्जेस्ट बनाना है एक तो नंबर, और एक स्मॉलेस्ट बनाना है। लार्जेस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? लार्जेस्ट लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 एंड देन 0। फिर हमें सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं या फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या करना है कि जो ये हमारा 0 है ना, ये स्टार्टिंग में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने 0 को स्टार्टिंग में ले लिया इट मीन्स उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना 0 स्टार्टिंग में नहीं लेना है जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 4 एंड देन 7। आ गया समझ? अब हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है फाइंड द डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, है कंफ्यूजन ना रहे ताकि। तो बच्चों अब आपको ये सबट्रैक्ट करना तो आता ही है। यहाँ आ गया 10 में से 7 गया 3, देन फिर 10 में से 4 गया 6, ये 3 बच गया, और ये क्या बच गया? 3, 6। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आवर राइट आंसर विल बी 6363। ठीक है, बिल्कुल इजी था, बट जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको आप याद रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि हमें बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं, मतलब कि बहुत सारे नंबर दे रखे हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, इनको मैं सीधा लिख ही देता हूं। नंबर्स हैं 3/4। अब हमें क्या दिया गया है कि जो ये नंबर्स हैं इनमें से जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसके बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है? अब आप देखिए कि कौन सा सबसे बड़ा है, इसको डिवाइड करते हैं। अब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? लगभग आएगा ऐसे 30 को करके देखिए, माइंड में भी कर सकते हैं बट जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए बता रहा हूँ। 4 7 जा 28। ओके, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, है ना। इट मीन्स ये आ गया 7.5। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब 1/2 तो आपको पता ही है होता है 0.5, है ना। 1/4 क्या होता है? ये होता है 0.25।
अब 2/3 करके दिखा देता हूँ, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 2 होगा नहीं डिवाइड, तो पॉइंट लगाएंगे और देन फिर 0। अब 3 6 18 है ना, फिर दोबारा 2 0, तो ऐसे ही आता रहेगा 0.66 है ना। अब 3/5 को भी करके देख लेते हैं। 3/5 को हम कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, 3 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि छोटा है, 30 6 30, ये आ जाएगा 0.6। ठीक है। अब 5/6 को भी कर लेते हैं, 5 है, 6 से करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 8 जा 48, फिर 2 बचेगा, फिर दोबारा 0, 6 3 जा 18, तो 0.83। ओके। अब आप एक बात देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना, और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। ये बात आ रही है समझ। अब क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ा है और सबसे भी छोटा है उसके बीच का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5/6। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको करना क्या है ना, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो अब क्या करेंगे, सीधा 5/6 माइनस 1/4। अब 6 और 4 का एलसीएम आता ही है आपको, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये आ जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा देन 3, ये ओके। ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। ये आ गया 12, यहाँ पे लिख देता हूँ, आ गया 12। अब 6 को कितनी बार करेंगे, 2 से करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो ऊपर 1 को भी 3 से देन 3, तो ये आ जाएगा 7/12। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7/12। ओके, तो ये बिल्कुल इजी था, बस एक पॉइंट का ध्यान रखना था, जो कि क्या था कि हमें जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये इन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें एक्चुअल वैल्यूज को जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दे रखा है, कुछ प्राइजेस दे रखे हैं फ्रूट्स के। कई फ्रूट्स हैं उनके प्राइस दे रखे हैं, जैसे मैंगो का दे रखा है, एप्पल का दे रखा है, वाटरमेलन का दे रखा है एंड ग्रेप का दे रखा है। ओके, फिर क्या है, एक स्नेहा नाम की लड़की है, उसने क्या किया, उसने 3.5 किलो तो तरबूज खरीद लिया, 2 किलो आम खरीद लिए, 1.5 किलो एप्पल खरीद लिए एंड और कुछ ग्रेप्स भी खरीद लिए। ठीक है, और उसके पास कितने पैसे हैं टोटल, उसके पास है 2000 का नोट। ठीक है, तो क्या है, जब वो ये खरीदेगी तो उसका कुछ बिल बनेगा, कुछ खर्चा होगा, फिर वो नोट 2000 का देगी दुकानदार को, फिर दुकानदार उसे वापस कुछ पैसे देगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दुकानदार उसे कितने पैसे देगा। ओके, तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस आपको मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या खरीदा, वाटरमेलन। वाटरमेलन का प्राइस है, वाटरमेलन का यहां पे लिख देता हूं, ये है 22.5 रुपए किलो, 22.50। अब उसने खरीदा कितना है, खरीदा है 3.5 किलो। कितना खरीदा है, 3 1/2 kg। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22.5 को एक तो 3 से करेंगे, है ना, ये देखो, प्लस फिर 22.5 को किससे करेंगे, आधा केजी से। मतलब कि आधा, अगर 1 किलो का प्राइस है 22.5 रुपए, तो आधा किलो का क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो आप सीधा, ये हो जाएगा 11 रुपए 25 पैसे। आया समझिए। अब अगला क्या है, अगला में दे रखा है, उसने 2 किलो आम भी खरीदे हैं। अब आम का प्राइस क्या है, मैंगो का है प्राइस 80 रुपए 60 पैसे। ठीक है, और खरीदे कितने, 2 kg, तो 80 रुपए 60 पैसे के हिसाब से 2 किलो का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 80.60 इंटू 2। अब अगला दे रखा है उसने 1.5 किलो सेब भी खरीदे हैं। सेब का क्या प्राइस है, सेब का है, एप्पल का जो हमें प्राइस दे रखा है वो है ₹120.50। ओके,
120 रुपये 50 पैसे। अब 1 किलो का तो इतना ही हो जाएगा है ना, 1.5 किलो खरीदा है तो ये हो गया 120 और 50 पैसे, और फिर आधा किलो और तो उसका कितना हो जाएगा 60 रुपये 25 पैसे। ये समझ आ रहा है? 1 किलो का 120 रुपये 50 पैसे, तो आधा किलो कितने के हो गए, आधा किलो हो गए, इसका आधा 60 रुपये 25 पैसे। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या खरीदा, 3/4 किलो अंगूर भी खरीदे। ठीक है, अब ग्रेप्स और लिख देते हैं, और ग्रेप्स का प्राइस लिख देता हूँ। ग्रेप्स का प्राइस है 110 रुपये 40 पैसे, 110 रुपये 40 पैसे है ना। और खरीदा कितना है उसने खरीदा है 3/4 kg है ना। अब इसको क्या करेंगे, 3/4 को इससे इंटू कर देंगे। अब इसको देखो सॉल्व करो आप, 4 से ये आएगा 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 3 0 4 7 जा 28, फिर 2 4 4 6 जा 24, ठीक है, 27.6 इंटू 3। अब ये आ जाएगा 6 इंटू 3 18 का 8 कैरी 1 7 3 21 22 कैरी 2 3 2 6 2 8 82.8। ऐसे हमें सारे निकाल लेने हैं। ये हो जाएगा आपका, ये होगा 225 मतलब कि 675, ये हो जाएगा 67.5। अब ये 11.25 है ना। अब इसका भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 16, ये हो जाएगा 1 6, ये ठीक है इतना। अब इसको भी ऐड करना है, ये हो जाएगा 75.75 और ये हो जाएगा 180 एंड लास्ट वन इज 82.8। अब इसको जोड़ लेंगे क्योंकि हमारा सारा खर्चा है। ये 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 दूनी 8, 8 2 10, 10 और 7 17 और 8 25, ठीक है। और यहाँ पे 2 कैरी आ गया दोबारा, 7 2 9 और 1 10, 11 और 1 13 3। अब आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शंस लास्ट के 2 डिजिट से अलग हैं, ठीक है। जब आप लास्ट में देखेंगे तो आप पूरा ना करिए, सीधा इसको ही जब आप 2000 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 2000 था, अब 2000 रुपये में से कितने घटाने, इतने घटाने। चलो कर भी लेते हैं आगे। यह आया था आपका 7 2 9 1 10 11 13 आया था, 13 और एक कैरी यहाँ पे 1 7 8 14 और 16 30 0 और 3 5, ठीक है। 503 रुपये 50 पैसे। अब 2000 में से 503 रुपये 50 पैसे घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे इसको। 2000 में से 503 रुपये 50 पैसे, ये आएंगे 50 पैसे। ये 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 9 और ये 14 में से 5 गया, ये 19 में से 5 गया तो 14। तो एक आंसर जो हमारा इससे मेल खा रहा है वो है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, पूरा ना सब्ट्रैक्ट करके आप सीधा यहीं तक करके और सिर्फ ये देख लेते, क्योंकि यहीं से हमारे ऑप्शंस अलग अलग आपको दिख जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंस डे पे क्या है कि एक टीचर है, उसने ना एक चॉक पीस पिकिंग कंपटीशन कराया है, कि कंपटीशन कराया है जिसके अंदर क्या करनी है, चॉक्स को उठाना है, कौन ज़्यादा उठाएगा, ठीक है। तो इसमें ना कई तरह के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 5 बच्चों ने। अब इसमें ये दे रखा है जिनका नाम है हीना, लीना, बीना, बीजू, मैगी, ओके। तो इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनके बेसिस पे हमें ये बताना है कि किस बच्चे ने कितनी ज़्यादा चॉक पिक की उठाई, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 5। ये विनर 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। पहली लाइन लिखिए, हीना हैज मोर चॉक देन मैगी। हीना के पास मैगी से ज्यादा चॉक है, हीना के पास मैगी से ज्यादा चॉक है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, मैगी कैन नॉट कलेक्ट मोर चॉक देन दैट ऑफ बीना। मतलब कि जो मैगी है वो बीना से ज्यादा चॉक कलेक्ट नहीं कर पाई। तो मैगी के पास किससे ज्यादा है, बीना से, है ना। मैगी के पास ज्यादा है बीना से, क्योंकि बीना मैगी से ज्यादा नहीं कर पाई कलेक्ट। अब आगे लिखा है,
लीना गॉट लेस चौक देन दैट बीना। लीना को किससे कम मिली? बीना से। इसको अलग लिख लेते हैं, लीना को बीना से क्या मिली? कम मिली, मतलब बीना को क्या मिली? ज्यादा मिली, है ना। इसके बाद आगे दे रखा है बीजू इज द विनर। तो बीजू कौन है? विनर है ना। बीजू विनर है और आगे लिखा है हीना इज नॉट ऑन सेकंड पोजीशन, मतलब हीना यहाँ नहीं आ सकती, हीना यहाँ नहीं आ सकती। अब हमें बताना सेकंड प्राइज किसको मिला। तो गाइस आपने देखा कि जो हीना है वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकती, और जो हीना है उसके पास किससे ज्यादा है चौक? बीना इससे, मैगी से ज्यादा है, ठीक है। और जब आप पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात दिखेगी और आप नोटिस करेंगे कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो मैगी है उसके पास किसी से भी ज्यादा चौक्स हैं। अब सारी स्टेटमेंट्स पढ़िए तो आपको ये बात पता लगेगी। इट मीन्स कि जो मैगी है वो कहाँ आ सकती है? वो लास्ट में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी मैगी, यहाँ पे आ जाएगी हीना, है ना। अब हमें ये भी लिखा था कि बीना के पास किससे ज्यादा है? लीना से ज्यादा। यहाँ पे आ जाएगी लीना और यहाँ पे आ जाएगी बीना, ओके। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बीना, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? बीना आएगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ लें और नीचे से पढ़ने का भी ट्राई करें। अगर आप नीचे से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें सीधा दिया गया था कि जो बीजू था वो कौन सी पोजीशन पे था? वो विनर था, ठीक है। और हमें फिर ये दिया गया था कि हीना सेकंड पे नहीं आ सकती। फिर आप जब और सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि मैगी के बारे में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि मैगी के पास उससे ज्यादा है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि मैगी के पास ज्यादा हो किसी से भी। तो इट मीन्स कि मैगी लास्ट में आएगी। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? अपने दिमाग से सोचनी पड़ेंगी, जब भी आप जाके इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें 2 डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और वो डेसिमल नंबर्स हैं 0.50 एंड 0.70 एंड हमसे ये पूछा गया है कि इसके बीच कितने डेसिमल नंबर्स आएंगे, ठीक है। और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं 20, 19, 1 या फिर इनफिनाइट, मतलब कि जिनको हम ना गिन सकें, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत इजी सा है कि इसके बीच कितने सारे डेसिमल नंबर होंगे। ऐसे होगा 0.51 हो जाएगा, 0.52, 0.53 और ऐसे भी होगा, देखो 0.511, 0.522, 0.533। इट मीन्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड हो जाएंगे डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा असंख्य, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। एंड गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ABC, और उसके अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। हम बना लेते हैं साथ के साथ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और हमें आगे दे रखा है कि इसका जो एंगल B है वो कितना है? 90 डिग्री है, और उसका एरिया क्या है? इसका इस जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका बी एंगल तो है 90 डिग्री, और उसका एरिया किसके बराबर है? एक रेक्टेंगल के बराबर है, और उस रेक्टेंगल की मेजरमेंट हमें दे रखी है 6 and 4, मीन्स 6 लेंथ है एंड 4 ब्रेथ है। इट मीन्स हमें पता ही है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 6 into 4 दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है इतना ही एरिया किसका है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी है। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस क्या होगा? BC, और हाइट क्या होगी? AB, और हाइट को हम क्या बोलते हैं? कई बार परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि उसका बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। क्या है? बेस 6 सेंटीमीटर नहीं, हमें दे रखा है हाइपोटेनस और बेस के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाली होती है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमें जो
परपेंडिकुलर दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कितना दे रखा है, ए बी इजकल टू 3 सेंटीमीटर है ना, और जो इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है ए बी ए सी माइनस बी सी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमसे आगे पूछा गया है कि अगर हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मीन्स ये वाली साइड निकालनी है, तो हमें कौन सी स्टेटमेंट का यूज होगा। तो हमारे ऑप्शन है केवल पहली स्टेटमेंट ही बहुत है, जिस स्टेटमेंट में लिखा था कि जो एक ट्रायंगल है उसका जो राइट एंगल है वो 90 है और उसका एरिया इसके बराबर है, केवल इसी का यूज होगा। ठीक है, या फिर जो दूसरी स्टेटमेंट थी जिसके अंदर हमें दिया गया था कि जो डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, केवल इसका यूज होगा। तीसरा ऑप्शन है डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि जो पहली स्टेटमेंट है और दोनों दूसरी स्टेटमेंट है दोनों का यूज करके ही हम आंसर निकाल पाएंगे। और चौथे में ये लिखा है कि जो पहली स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट है हम दोनों का यूज करके भी आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब जो हमारी हाइपोटेन्यूज है उसको नहीं निकाल सकते। तो अब आप करके ही देख लेते हैं। आप ये देखिए, पहली स्टेटमेंट में तो हमें सिर्फ ये दिया था b 90 है और उसका एरिया इसके बराबर है। ठीक है, अगर हमें पहली स्टेटमेंट दी हो सेकंड ना दी हो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर ही नहीं होगा, ना हमारे पास डिफरेंस होगा दोनों के बीच, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं मैं करके बता देता हूँ आपको। हमें इसका एरिया निकाल दे रखा है 24, इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, हमें दे नहीं रखा, बेस लिख देते हैं, हाइट हमें दे रखी है जो कि क्या होती है परपेंडिकुलर, वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, अब ये बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 16 सेंटीमीटर, बेस आ गया 16 सेंटीमीटर है ना, बेस 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या दिया था कि हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का डिफरेंस क्या है, दे रखा है 6, मतलब कि जो हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या होगी, बेस से 6 ज्यादा होगी। हमें निकाल के नहीं दिखाना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पहली स्टेटमेंट है उसका भी यूज हो रहा है हाइपोटेन्यूज को निकालने में, और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि जो पहले कथन में और दूसरे कथन में जो हमें डाटा दिया है दोनों का यूज करके ही हम निकाल सकते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन, ऑल द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब कि एक शेप है उसके सारे के सारे सरफेस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं भी पता मैं उनके लिए थोड़े सा मतलब बेसिक सा समझा देता हूँ। तो हमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं जो कि हैं क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड ऑक्टाहेड्रॉन, इनमें से वो कौन सी शेप है कि जिसके सारे के सारे सरफेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब होता है सिमिलर शेप वाले, आप उसकी डिटेल्स में मत जाएं, बट क्या है, सिमिलर शेप वाले। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक बुक है और ये एक बुक है, तो अगर आप दोनों देखेंगे तो दोनों की शेप्स क्या हैं, देखो सेम है, क्या है, सेम है। तो क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स या जब दो फिगर्स उनकी जब शेप क्या होती है, सिमिलर होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं मैं आपको एक एक करके साइड में दिखाता हूँ। सबसे पहले है क्यूब। आप जैसे क्यूब को देख पा रहे हैं तो क्यूब के जितने भी सरफेस हैं आप सारे देखेंगे तो किस फॉर्म में है, वो सारे के सारे स्क्वायर की फॉर्म में है। कैसे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे टेट्राहेड्रॉन, तो उसके भी सारे सरफेस क्या दिखेंगे आपको, सारे सिमिलर दिख रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो सारे सरफेस क्या है, सेम है। अगला है ऑक्टाहेड्रॉन, उसके भी क्या है, सारे के सारे सरफेस क्या है, सेम है ना। आप देख सकते हैं जैसा आप पिक्चर में देखेंगे, आप इमेजिन करेंगे तो क्या है, सारे सरफेस सेम आ रहे हैं। बट जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है
उसके सारे सरफेस सेम नहीं है, उसका केवल जो ऊपर का सरफेस है और जो नीचे का सरफेस है वो सेम है, और जो साइड वाले सरफेस है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसको बोलते हैं त्रिकोणीय प्रिज्म। ठीक है, ठीक है। अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 58 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं सीधा। हमें एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दे रखी है, एक आयतकार इस तरह से पेपर का एक कागज का टुकड़ा है, इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है ये है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आगे दे रखा है इसका पेरीमीटर कितना है, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री का जो जोड़ है वो कितना है, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ओके, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हमसे पूछा गया है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, तो इसमें क्या करेंगे, हम पेरीमीटर को पकड़ेंगे। आपने एक बार देखी होगी कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती है, सेम होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, मतलब कि जो हमें 58 सेंटीमीटर दिया गया है, क्या दिया है, 58 सेंटीमीटर। अब इसको करने का ऑप्शन से ही सबसे बेस्ट तरीका है, तो हम ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन तो है 14 तो जो पहला ऑप्शन है उसमें हमें जो दे रखा है 14 तो 14 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो ये लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। अगला ऑप्शन है 16 क्या है, 16 इट मीन्स की लेंथ कितनी होगी, 16 और ब्रेथ कितनी होगी, 13। अब हमें कितना लाना है, 58 लाना है, तो ये भी कितनी होगी, 16 होगी, ये भी कितनी होगी, 13 होगी। अब इनको जोड़ दो, 16 16 32 और 13 13 26, 32 और 26 कितना होगा, 58। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे कि सर 13 16 भी तो हो सकता है, 13 16, क्योंकि उससे भी क्या आएगा, उससे भी ऐसे 13 13 16 16, उससे भी क्या आएगा, 58 ही आएगा। बट यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम देखेंगे रेक्टेंगल को, तो क्योंकि लिखा है क्वेश्चन के अंदर लेंथ पहले लिखा है, ब्रेथ बाद में लिखा है ना, तो लेंथ ऑब्वियसली बात है, लेंथ हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी रेक्टेंगल की, है ना। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 16 13, है ना, ये करेक्ट होगा, और जो 13 16 है ये गलत होगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जो दो घड़ियां दे रखी हैं, अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दो घड़ियां दे रखी हैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, और उसमें जो टाइम ट्यूसडे को दिखा रहा था वो था 21 आवर्स, डेट मीन्स 21 मतलब कि 9 बज रहे थे, 12 जमा 9 21 आ जाता है। ठीक है, रात के 9 बज रहे थे। और जो दोनों घड़ियां हैं इनके साथ क्या है, ये प्रत्येक घंटे में क्या होती हैं, पहली वाली तो 3 मिनट बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 3 मिनट, और जो दूसरी वाली है वो बढ़ जाती है 5 मिनट एक घंटे में। ठीक है, तो जो हमारी पहली क्लॉक है, अगर उसी क्लॉक में अगले दिन सुबह 6:27 टाइम दिखा रहा है बुधवार को, ठीक है, तो जो हमारी दूसरी क्लॉक है जिसमें कि प्रत्येक घंटा कितना टाइम बढ़ जाता है, 5 मिनट बढ़ जाता है, कितना, 5 मिनट। तो पूछा गया उसके अंदर कितना टाइम होगा, कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, दो क्लॉक है, ये एक है, ये एक है, रात को 9 बजे इनका टाइम था सेम, रात को 9 बजे, जो कि 21 आवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, 21:00 है ना। अब ये कितनी बढ़ जाती है प्रत्येक घंटे में, इसमें प्रत्येक घंटे में 3 मिनट बढ़ जाता है, और इसमें प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाता है। अब फिर ये बात है जो 21 आवर्स थी, ये बात थी ट्यूसडे की, मंगलवार की, है ना, ट्यूसडे की रात की, क्योंकि 21 है तो पीएम होगा, रात हो रही होगी। और फिर लिखा गया कि बुधवार की सुबह 6:27 टाइम दिखा रहा है इसमें, है ना, 6:27 इसमें टाइम दिखा रहा है, कब दिखा रहा है, वेडनेसडे को। तो इसमें कितना दिखा रहा होगा, तो आप एक बार देखिए कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो रात के 9 बजे हैं
और सुबह के जो 6:27 हो रहे हैं उसके बीच कितने घंटे हुए हैं वो आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। तो आप कैसे करें, सीधा हाथ पे कर लें। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, क्योंकि 5 तक ही गिनेंगे फिर 6 बज जाएंगे। तो ये कितने होंगे, ये टोटल हो जाएंगे 9 घंटे। मतलब कि 9 बजे से और सुबह के 6:27 के बीच टाइम कितना हो गया, ये इसके बीच के कितने घंटे हो गए, ये हो गए 9 घंटे 27 मिनट। अब हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि ये क्या है, हर एक घंटे में कितना बढ़ जाती है, 3 मिनट बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो 27 मिनट एक्स्ट्रा है ये दिखा रहा होगा, है ना, जो ये 27 मिनट एक्स्ट्रा है ये इसी वजह से दिखा रहा होगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ऐसे ही इसमें भी 9 घंटे का टाइम है, इसमें भी 9 घंटे का ही टाइम हुआ होगा। आफ्टर 9 घंटे कितना बताइए, 9 घंटे और 1 घंटे में कितना बढ़ रही है, 5 मिनट। तो एक्चुअल टाइम कितना दिखाना चाहिए था, 6 बजे दिखाना चाहिए था, बट क्योंकि ये हर घंटे कितना बढ़ रही है, 5 मिनट बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा, ये आएगा 45, तो ये दिखाएगा 6:45। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 6:45। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है और उससे सिमिलर है। हम कई बार इस तरह की सिचुएशन को फेस भी करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि एक ऑटो रिक्शा फेयर है, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है कि पहले 1.5 किलोमीटर तक तो 25 रुपये है, ठीक है, और फिर 1.5 किलोमीटर से ऊपर 9.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक राजू है, उसने एक ऑटो रिक्शा किया और वो अपने वापस वहां जा रहा है, घर जा रहा है, जो कि शहर से कितना दूर है, 7.5 किलोमीटर। तो हमें उसका खर्चा बताना है। तो ये बहुत ईजी है। तो हमें जो दिया गया था वो दिया गया था पहले 1.5 किलोमीटर के, सबसे पहले 1.5 किलोमीटर के ₹25, है ना, 25 रुपये, और फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर के बाद क्या है, ₹9.5 पर किलोमीटर, कितना पर किलोमीटर, और उसका है कितना, 7.5 किलोमीटर है घर दूर, कितना घर दूर है, 7.5 किलोमीटर। मतलब कि इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे, 1.5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, और पहले 1.5 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 25, और अगले 6 किलोमीटर के किस हिसाब से लगेंगे, 9.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 गुना 9.5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। 25, अब इसको 6 को 9.5 से करोगे तो ये आएगा 6 5 जा 30 और 3 कैरी, 9 6 जा 54 और 3 57, है ना, और 1 नंबर के बाद पॉइंट। तो ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7 और 5 12 का 2 और हासिल 1। इट मीन्स कितना आ जाएगा, ₹82। तो जो उसका टोटल खर्चा हो जाएगा, जो फेयर हो जाएगा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 82 रुपये, ठीक है। अब अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें नंबर सीरीज दे रखी है एक, उसको भी मैं लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। तो हमें नंबर्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं, 2 3 4 6 6 9 8 12 10। तो जो बेसिक मेथड है उससे करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 2 और 3 का 1, 3 4 का 1, 4 6 का 2, 6 6 का 0, 6 9 का 3, 9 8 का -1 क्योंकि घट रहा है, फिर दोबारा बढ़ रहा है 4, है ना, +4 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक -2 हो रहा है। मतलब आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि कुछ पैटर्न मिल ही नहीं था। क्या हो रहा है, कुछ पैटर्न मिल ही नहीं रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना होता है आपको, या तो आप करेंगे पॉइंटों में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो आप जब पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करके देखेंगे 0.5 से, या कुछ ऐड करके देखेंगे प्लस या 1, तो फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये पहली अप्रोच लगानी है, या फिर एक और अप्रोच होती है जो आपको लगानी है, और ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपको एक बात इसमें दिख रही होगी क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं इस सीरीज को ऑल्टरनेट करके लिख दूं, मतलब देखो 2 फिर लिख दिया, 4 फिर लिख दिया, 6 फिर लिख दिया, 8 फिर लिख दिया, 10, और जो फिर दूसरे नंबर से है उसको ऐसे लिख दूं
3 फिर लिख दिया 6 फिर लिख दिया 9 फिर लिख दिया 12 और उसके बाद अगला बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं है कि इसमें क्या है 2 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे क्या है 3 3 का डिफरेंस है। तो जो हमारा अगला नंबर आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 15। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो आपने देखा है कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमें राइट अप्रोच का यूज करना होता है और वो कैसे आएगी वो आपको प्रैक्टिस से आएगी और थोड़े बहुत कंसेप्ट से आएगी जो कि मैं आपको साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमें हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स दे रखी है कि 9 बच्चे हैं, उनकी हाइट दे रखी है, उनकी लंबाई दे रखी है ना, और वो दे रखी है एक सेंटीमीटर्स में दे रखी है और हमें एक वैल्यू निकालनी है मीडियन प्लस मोड की एंड मीडियन माइनस मोड की, मतलब कि जो माध्यिका होती है उसको निकालना है और जो बहुलक है उसको निकालना है और फिर जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो हमें हाइट दे रखी है 128 सेंटीमीटर, फिर दे रखी है 124 है ना, फिर दे रखी है 131, फिर दे रखी है 124, फिर दे रखी है 130 सेंटीमीटर, फिर 126 सेंटीमीटर, फिर दे रखी है 128 सेंटीमीटर, फिर दे रखी है 124 और फिर दे रखी है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीडियन को निकालने का आसान तरीका क्या है कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जो हाइट दे रखी है, इनको हम क्या करेंगे लाइन से लगा लेंगे कि जो एक लेवल में लगा लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे छोटा क्या है 124 सेंटीमीटर, फिर दोबारा है 124 सेंटीमीटर, फिर एक बार और है 124 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है इससे बड़ा, इसके बाद है 126 सेंटीमीटर, फिर क्या है 126 एक बार है, उसके बाद 128 दो बार है, तो इसको भी लिख लेंगे 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद दो बार हो गया 128 सेंटीमीटर, अब क्या है 130 सेंटीमीटर, अब फिर क्या है 131 सेंटीमीटर। अब गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोई सा रह गया है 124, 1 2 3 3 1 2 6 6 3 9 3 128 एक बार दो बार, हाँ 130 जो है वो दो बार था यहाँ पे, 130 सेंटीमीटर दो बार है ना। ये बात आ गई समझ। अब क्या करना है, आपको पता है जो मीडियन होता है वो क्या होता है, वो जो बीच वाली वैल्यू होती है वो होती है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें हाइट दी गई है ये ऑड नंबर में दे रखी है, तो जो सबसे बीच में होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 4 तो इधर रह जाएंगे है ना, और लास्ट के 4 रह जाएंगे इधर। ये बात समझ आई। और जो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ये 128 सेंटीमीटर इक्वल टू मीडियन। ठीक है, अब जो मोड होता है, मोड क्या होता है, वो वैल्यू या वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आया हो, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि कौन सी वो हाइट है जो सबसे ज्यादा है बच्चों के बीच, या कौन सी ऐसी हाइट है जो बच्चों के बीच सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें आप देखेंगे 124 जो हाइट है, 124 कितनी बार पाई गई है, 3 बार, और 126 एक बार, 128 दो बार, 130 दो बार। इट मीन्स कि जो हमारा मोड हो जाएगा वो क्या होगा, 124 सेंटीमीटर। क्या होगा, 124 सेंटीमीटर हमारा मोड हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हमारा मीडियन मोड मिल गया है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये निकालना था, हमें इक्वेशन दे रखी है मीडियन प्लस मोड डिवाइड बाय मीडियन माइनस मोड, है ना। तो ये कर देना 128
प्लस 124 और 128 माइनस 124। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 और हासिल 1 5 और ये हो जाएगा 252 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने पे आ जाएगा 4 6 24। ठीक है, और फिर 4 3 12। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 63। जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो होगी 63। ठीक है, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है कि ये 120 सेंटीमीटर लंबी वायर है और उसको मोड़ के क्या बनाया गया है, एक रेक्टेंगल बनाया गया है ना। और आगे दे रखा है उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, 2 ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है, उसकी ब्रेथ से 2 ज़्यादा है। मतलब जो भी उसकी ब्रेथ है उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो उसकी लेंथ या लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो उसी रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो कितनी बड़ी लंबी वायर है, ऐसे एक वायर है, कितनी है 120 सेंटीमीटर है ना, कितना है 120 सेंटीमीटर। अब हमें आगे इसी को मोड़ के हमने ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया। और उसी रेक्टेंगल के बारे में हमें एक बात कही गई है कि जो उसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई से ज्यादा क्या है उसकी लंबाई है, और कितनी ज्यादा है 2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए उसकी जो चौड़ाई है वो है x, तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी x/2 है ना। अब आपको एक बात समझनी है कि हमने इस तार को मोड़ के ही इस रेक्टेंगल को बनाया है, इस आयत को बनाया है। ठीक है, तो जो तार है उसकी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, वो जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसके पेरीमीटर के बराबर होगी या फिर उसके परिमाप के बराबर होगी। और परिमाप आप जानते ही हैं कि परिमाप क्या होता है कि जो इसकी टोटल बाउंड्री है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी टोटल वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इसकी टोटल जो ये बाउंड्री है जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, तो कैसे निकलेगी, ये x/2 है, x+2 है तो ये भी x+2 होगा, ये भी x हो जाएगा है ना। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 120, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं x प्लस x+2 प्लस x+2 बराबर क्या है 120। अब ये x कितनी बार है, 4 बार, तो 4x और ये 4 बराबर 120 है ना। अब 4x बराबर ये हो जाएगा 116, 4 जाके माइनस हो जाएगा इधर। अब x यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा 116/4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 3 बचेगा और 6 36, 4 9 जा 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई 29 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू 29 सेंटीमीटर एंड x हमने क्या माना था, हमारी ब्रेथ माना था। ब्रेथ क्या आ गई हमारी, आ गई 29 सेंटीमीटर। अब जो हमें लेंथ निकालनी है वो क्या है, 2 ज्यादा है ब्रेथ से, 2 ज्यादा मीन्स 29 में 2 जोड़ दो, मतलब कितनी आ जाएगी 31 सेंटीमीटर है ना। क्या आ गई 31 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा, अब आगे हमसे पूछा गया है कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो एरिया आप जानते हो क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि 31 गुना 29। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 31 और 29, 9 एकम 9, 9 3 27, कट 2 एकम 2, 3 दूनी 6, क्या जाएगा 9 9 8। तो हमारा आंसर जो हो गया, हमारा आंसर आएगा 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। हमने अपने 15 के 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास इन क्वेश्चंस को करने का और कोई अच्छा तरीका है तो प्लीज़ उसको भी नीचे बता दीजिए, जिससे कि मैं भी सीख पाऊँ आपसे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो अगले क्वेश्चंस थे इसकी, जो मैथ्स पेडागोजी वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने कौन से किए हैं, अभी 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि कंटेंट वाले हैं हमारे 21 दिसंबर वाले। ठीक है, अब जो पेडागोजी वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर हम
अगर मेरी वीडियो से आपको किसी भी तरह की हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।